आज डिस्कशन है जनरल स्टडीज पेपर 2 की। पेपर 2 में मेन जो सब्जेक्ट होता है इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, इसी का ही पार्ट है गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस। ये तीन सबसे मेजर सब्जेक्ट हैं इसके, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया करंट अफेयर्स के पार्ट बन के और छोटे मोटे बाकी सब्जेक्ट्स भी इधर उधर मिक्स हो जाते हैं आजकल जनरल स्टडीज में, पर मेनली इन्हीं के आसपास ये सारा पेपर घूमेगा। इसमें भी वही है, 20 क्वेश्चन है, 10-10 के उसमें डिवाइडेड है, 10 150 वर्ड्स में लिखने हैं और 10 250 में लिखने हैं। ये 10 मार्क्स के और ये 15 मार्क्स के, इसके अकॉर्डिंग ये सारा पेपर बटा हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, ये मैं तुम्हें वैसे बताता जाऊंगा ये चीज हम कहाँ पढ़ेंगे और कैसे होती है, ठीक है, तो इससे डिस्कशन थोड़ी ज्यादा तेज हो जाती है। There is a need for simplification of procedure for disqualification of persons found guilty of corrupt practices under the Representation of People's Act. तो जो करप्ट प्रैक्टिसेस कोई भी, जैसे ब्राइबरी हो गया, ब्राइब करना हो गया, ये जो इलेक्शन में शराब भी बांटते हैं, ये सारे हो गए, इनका प्रोसेस बहुत लॉन्ग है ना डिस्क्वालीफाई करने का। ऐसा नहीं है कि ये गिल्टी पाए गए उसके बाद ये साथ के साथ डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। पहले इलेक्शन कमीशन के पास कंप्लेंट जाती है, इलेक्शन कमीशन इन्वेस्टिगेट करती है, फिर हाई कोर्ट के पास कंप्लेंट जाती है, हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन के उस फैसले के ऊपर डिबेट करता है और फिर जाके फैसला होता है। और पता ही है कोर्ट कितने साल लगा देता है। तो ये एक चीज इसी के ऊपर है कि इसे सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। तो इसमें सबसे पहला पार्ट यही आएगा। देखो आपके रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, आपके लक्ष्मीकांत के एंड में ये चैप्टर्स भी हैं, उसमें एक्ट भी बताया है, उसमें अलग अलग चीजें भी एक्ट में बताई हैं किन किन ग्राउंड्स पे डिस्क्वालीफाई होता है, तो हम ये चीजें वहां पे पढ़ते हैं। इसके अलावा पर तुमने सारा का सारा कभी भी आंसर को क्रिटिसाइज नहीं करना होता, एक आधा पैराग्राफ दूसरी साइड का भी लिखना है। दूसरी साइड पे ये लिखोगे कि देखो इतना लंबा प्रोसेस इसलिए बनाया गया है कि कोई इनोसेंट हमारी गलती से डिस्क्वालीफाई ना हो जाए, क्योंकि हमारी गलती नहीं, जुडिशियल एरर वर्ड होगा, जुडिशियल एरर से ऐसा भी, क्योंकि करने को तो हम बहुत जल्दी डिस्क्वालीफाई कर दें, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी के खिलाफ कोई ऐसा प्लॉट बनाया गया हो कि वो लग रहा हो कि वो गिल्टी है, तो डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन जरूरी है केस। तो ये कंक्लूजन की साइड जाते हुए ये चीज भी लिखनी है, क्योंकि वो एग्जिस्टिंग एक्ट है, पर कंक्लूजन में ये भी पॉइंट आउट करना जरूरी है कि हाँ रिफॉर्म की जरूरत है, पर ये जो प्रोसेस है इसे भी इस नजरिए से बनाया गया कि जुडिशियल एरर्स अवॉइड हो सके। सेकंड, recent amendments to the Right to Information Act will be profound impact on the autonomy and independence of the Information Commission. तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है बेसिकली ये आपके करंट अफेयर का क्वेश्चन है। पिछले साल आपके इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को ना एक तरह से आपके राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बेसिकली आपको देता क्या है, आप गवर्नमेंट की कोई भी जानकारी चाहते हो किसी भी डॉक्यूमेंट की, आप फ्रीली वो जानकारी हासिल कर सकते हो एक आरटीआई की एप्लीकेशन उस डिपार्टमेंट में फाइल करके। अगर वो डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन तुम्हें नहीं देता या तुम्हें लगता है ये इंफॉर्मेशन अधूरी है या गलत है, तुम उसके बाद स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर को अप्रोच कर सकते हो कि मुझे गलत इंफॉर्मेशन दी है इस डिपार्टमेंट में। अगर तुम स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी तुम्हें नहीं दिलवा पाता वो इंफॉर्मेशन, तो सेंटर में बनाया गया है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, उसकी जिम्मेदारी है कि हर जगह पे इंडिया में ये मिलना ही मिलना चाहिए। तो पिछले साल हुआ क्या है कि गवर्नमेंट ने एक तरह से उस इंफॉर्मेशन कमीशन की जो फ्रीडम्स है ना वो ज्यादातर खत्म कर दी, वो एक तरह से गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन बाउंड हो गया। गवर्नमेंट उसे बहुत सारी चीजों पे मना भी कर सकती है, उसे खुद इंस्ट्रक्ट भी कर सकती है। तो ये सारा करंट अफेयर का क्वेश्चन था जो उसी में से निकल रहा है, ठीक है, तो ये डायरेक्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है। Third, how far do you think cooperation, competition, and confrontation has shaped the nature of federation in India? Cite some recent examples to validate your आंसर। तो इसमें ना आपके तीन, देखो फेडरलिज्म, जब इंडिया के फेडरलिज्म को पढ़ते हैं हम एक्चुअली तीन हेडिंग्स में कन्फ्रंटेशन को पढ़ते हैं, तो उन्होंने तीनों हेडिंग्स को पूछ लिया है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है, जब सेंटर स्टेट या स्टेट आपस में मिलके काम करते हैं,
जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, वो एग्जांपल के तौर पे आ सकता है। वो कोऑपरेटिव मैनेजमेंट है कि हमने लॉस कम से कम करने के लिए, लॉस के लिए हम कोऑपरेशन से काम करते हैं। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म होता है बिजनेसेस को अट्रैक्ट करने के लिए। हर स्टेट को तुम देखोगे वो इन्वेस्ट इन हिमाचल, इन्वेस्ट इन पंजाब, इन्वेस्ट इन महाराष्ट्र, हर स्टेट ये चीजें जो ऑर्गेनाइज करवाती है वो बेसिकली बिजनेसेस को अट्रैक्ट करने के लिए कि हम तुम्हें लैंड इतने में देंगे, बिजली इतने में देंगे, हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज शिफ्ट करो। अब होता क्या है, जब स्टेट्स आपस में कंपटीशन क्रिएट कर लेती हैं तो लॉन्ग टर्म में आपके इकोनॉमिक बेनिफिट्स, आपकी मतलब इकोनॉमी को बेनिफिट्स पहुंचते हैं, क्योंकि कंपटीशन क्रिएट हो गया, हर कोई रिवर्स बिडिंग कर रहा है कि वो आपको बिजली 4 रुपए की देंगे, हम 3 रुपए की देंगे, ठीक है, वो लैंड इतने में देंगे, हमने लैंड पूल ऑलरेडी तैयार रखा है, अब बस इंडस्ट्री लगाओ, ठीक है, हम ये टैक्सेस माफ कर देंगे, ये कर देंगे, ऐसी सारी चीजें को बेनिफिट्स। तो इससे आपके कैपिटलिज्म प्रमोट होता है। जैसे 2002 से उत्तराखंड अलग हुआ आपके उत्तर प्रदेश से। पिछले 15 साल 2017-18 तक भी, इनफैक्ट अभी तक भी जो उत्तराखंड की ग्रोथ है ना वो डबल डिजिट है। उससे पहले वो ग्रो ही नहीं कर रहा था, सारा पैसा यूपी में ही घूम रहा था, जितनी भी इंडस्ट्री थी, अगर यूपी की इंडस्ट्री मतलब यूपी में। उसके बाद उत्तराखंड जब आजाद हुआ, उत्तराखंड ने बहुत, मतलब आजाद तो क्या हुआ था, सॉरी, उत्तराखंड जब बाइफरकेट हुआ, अलग हुआ, तो उत्तराखंड में डेवलपमेंट बहुत तेज पेस से हुई। एक टाइम पे उत्तराखंड की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 23-25% की थी एक साल की। तो वो कैसे हुई? उन्होंने टैक्सेस बहुत सारे माफ कर दिए थे, उन्होंने बिजली, ये सब कुछ सस्ते में, पहाड़ों में ये चीजें सस्ते में मिल जाती है बिजली, तो उन्होंने उन चीजों के बेनिफिट जब उन्हें देने की चीज की, सारी इंडस्ट्री नॉर्थ इंडिया की उत्तराखंड को मूव करने लगती थी, ठीक है। तो ये कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का एग्जांपल है। कन्फ्रंटेशन होता है जब दो स्टेट्स आपस में किसी मुद्दे के ऊपर बहसने लग जाते हैं, खासकर वाटर डिस्प्यूट्स, जैसे पंजाब और हरियाणा SYL कैनाल, ठीक है, कर्नाटका और तमिलनाडु कावेरी वाटर डिस्प्यूट में उलझे रहते हैं। तो ये हमारे रिलेशंस को कैसे शेप करता है कि क्योंकि एक दूसरे के फिर एंटी भी रहती हैं स्टेट्स, एक दूसरे से लड़ती भी रहती हैं, तो ओवरऑल अब फिर एंड में बैलेंस करते हुए आंसर कि ये तीनों चीजें इंडिया के फेडरलिज्म, पूछा आपसे ये क्या है कि इन्होंने शेप कैसे किया हमारे फेडरलिज्म को। तो हम कई फ्रंट्स में एक साथ भी हैं, ठीक है, पर जहां पे हमारे लोकल पॉपुलेशन या स्टेटहुड का इंटरेस्ट आता है, वहां पे स्टेट्स अलग अलग भी एक दूसरे के खड़ जाती है। तो ये हमारे फेडरलिज्म इससे होता गया हमारा वाइब्रेंट, वही बात आ गई फिर से, फेडरलिज्म भी बहुत ही ज्यादा मल्टी फेसेट हो गया। कभी हम एक साथ हैं, कभी हम अगेंस्ट हैं, और कभी कोई स्टेट्स किसी मुद्दे पे एक साथ है, अगले मुद्दे पे एक दूसरे के खिलाफ भी हो सकती है, ऐसा भी चलता होता है। तो ये है हमारा मल्टी फेसेट फेडरलिज्म इंडिया का। फोर्थ, the judicial system in India and UK seems to be converging as well as diverging in the recent time. तो बेसिकली हमने ये क्वेश्चन जो है, मैं इसका सोर्स बताता हूँ, ये चीज अभी हमने पढ़ी नहीं है, ये आगे जाके गवर्नेंस का इशू है। ये हम गवर्नेंस में ना कुछ कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे USA, कनाडा, UK और फ्रांस, मतलब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, सिर्फ हर बॉडी का बेसिक आउटलुक। ये क्वेश्चन वहां से डायरेक्टली पूछा गया है, ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है कि यूके और इंडिया की जुडिशरी को एक तरह से उनकी सिमिलैरिटीज और उनके ऑपोजिट्स कंपेयर करने रीसेंट एग्जांपल्स देखते हुए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, ठीक है। हाईलाइट द की पॉइंट्स ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस बिटवीन द टू नेशंस इन द जुडिशियल प्रैक्टिस। कहां पे हमारी जुडिशरी प्रैक्टिस सेम है और कहां वो अलग अलग है, ठीक है नैन्सी, ठीक है, तो वैसे काम करता है। Fifth, once a speaker, always a speaker. Do you think the practice should be adopted to impart objectivity to the office of the Speaker of Lok Sabha? What could be its implication for the robust functioning of parliamentary business in India? देखो, अभी हमारा स्पीकर लोकसभा का कैसे चुना जाता है? लोकसभा का स्पीकर लोकसभा ही चुनती है, और वो तब तक
कुर्सी संभालता है लोकसभा की जब तक लोकसभा चाहती है। ठीक है, लोकसभा चाहती है, इसका क्या मतलब हुआ? लोकसभा में किनका कंट्रोल होता है? जो मेजॉरिटी गवर्नमेंट है। तो कहीं ना कहीं स्पीकर को क्या होता है, स्पीकर कहीं ना कहीं आपका अनबायस नहीं रह पाता। स्पीकर के ऑफिस से एक्सपेक्ट किया जाता है कि स्पीकर अनबायस रहे, हमेशा रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन के लिए हमेशा बराबर रहे। पर क्योंकि रूलिंग पार्टी की मेजॉरिटी है, वो हमेशा उन्हीं के द्वारा चुना जाता है, उन्हीं की पार्टी का कोई मेंबर होगा, तो ऑब्वियसली वो फैसले भी थोड़े उसी साइड को देखता है। तो ऑब्जेक्टिविटी, उसे एक इम्पार्शियलिटी नहीं मिल पाती। अगर हम कोई ऐसा स्पीकर बना, मतलब सिस्टम बना पाए कि जो एक बार स्पीकर बन गया वो 5 साल उसी का ही टर्म रहे, वो चेंज ना हो, मतलब ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताया गया, उसे भी एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन देके फ्रीडम दे दी। ये सिस्टम यूके से, मतलब यूके के सिस्टम से कैसे थोड़ा सा मेल खाता है। यूके में क्या होता है, स्पीकर उनका भी लोअर हाउस ही चुनता है, ठीक है, पर जैसे ही कोई पर्सन स्पीकर बनेगा उसे अपनी पॉलिटिकल पार्टी छोड़नी पड़ती है। इंडिया में ये सिस्टम नहीं है। इंडिया में वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर भी रहता है, मतलब चाहे तो वो छोड़ सकता है पर कोई कंपलसरी नहीं है। तो इसके कारण वो अगर किसी पार्टी का मेंबर है, उस पार्टी के अगेंस्ट थोड़ी बोली जाएगा वो। तो इस कारण ऑब्जेक्टिविटी देने के लिए उसे एक सिक्योरिटी अगर दी जाए, इसका क्या असर पड़ेगा हमारी पॉलिटिक्स के ऊपर। एक तो जो कानून जल्दबाजी में पास किए जाते हैं, अगर वो एक्चुअली में इम्पार्शियल हो जाए तो वो डिटेल डिस्कशन करवाएगा। बिल्स जिनके ऊपर स्टेट्स कंसर्न्ड है उन्हें टाइमली रोकेगा, मनी बिल का एक्सेस में यूज रोकेगा। ठीक है, ये सारी चीजें वहां से अप्लाई होती हैं। या मैंने अभी नोटिस किया, in order to enhance the prospects of social development, sound and adequate healthcare policy are needed, particularly in the field of geriatric and maternal health care. ये बेसिकली वही जो हमने थोड़ा टाइम पहले मैंने आपके मदर की जो डिलीवरीज आजकल इंस्टीट्यूशन करवाई गई हैं उसके ऊपर ही बात है। एमएमआर और आईएमआर अगर आप कम करवाना चाहते हो, क्वेश्चन उसके ऊपर है, एमएमआर और आईएमआर अगर चाहते हो कि लॉन्ग टर्म में फॉल हो, हमें हेल्थ केयर के ऊपर खास ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, और अगर उसके मतलब क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर हम हेल्थ केयर की पॉलिसीज के ऊपर ध्यान देते हैं, खासकर मैटरनल हेल्थ केयर और गिरियाट्रिक, ये मतलब मैटरनल और चाइल्डहुड, ये सारा अगर इनके ऊपर ध्यान देते हैं, हमारी लॉन्ग टर्म में सोशल डेवलपमेंट भी अपने आप कंट्री की बढ़ेगी। अगर मदर और चाइल्ड हेल्दी होंगे, ठीक है, तो अल्टीमेटली एक अच्छी हेल्दी पॉपुलेशन मिलेगी, कम डिजीजेज होंगी तो उन्हें अपनी खुद की तरक्की के लिए और उनके थ्रू नेशनल डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करने के उतने ही ज़्यादा दिन मिलेंगे। मतलब जितना कम तुम बीमार रहोगे उतना ही ज़्यादा तुम पार्टिसिपेट कर पाओगे ना, तो वही चीज़ अल्टीमेटली आती है। तो ये क्वेश्चन वही पूछा गया है जो हम इंडियन सोसाइटी में कुछ टाइम पहले डिस्कस करके गए, बस पूछने का तरीका अलग हो सकता है, बेस वही होता है क्वेश्चंस का। एक तरह से आईएमआर एमएमआर उसके ऊपर ही क्वेश्चन है। और लॉन्ग टर्म अगर हम चाइल्डहुड या मैटरनल केयर पे ध्यान नहीं देते तो लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस क्या होती है वो पूछा गया। ठीक है, जो एडिटोरियल हमने थोड़े दिन पहले ही किए थे वो भी हो गए इसमें, और यही सारी चीजें होंगी। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद institutional quality is a crucial driver of economic performance. In this context, suggests reforms in civil service for strengthening democracy. Institutional quality is a crucial driver of economic performance. देखो सिविल सर्विसेज के रिफॉर्म्स के बारे में पूछा गया। सिविल सर्विसेज में एक सबसे बड़ी जो कमी गवर्नमेंट की तरफ से हमेशा मांगी जाती है वो है कि ये जनरलाइज्ड सर्विस है, ना कि एक्सपर्टाइज्ड सर्विस है। मतलब अगर कल तुम्हें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में डाला जाए, तुम्हें से कईयों का बैकग्राउंड फाइनेंस का होगा ही नहीं, ठीक है,
अगर वही कॉमर्स की मिनिस्ट्री में डालना चाहिए, उसके लिए भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड हो तो उतना बेटर है, ठीक है। तो ये जनरलाइज्ड सर्विसेज एग्जिस्ट करती है, ना कि एक्सपर्टाइज। तो ये एक्चुअली गवर्नमेंट ना पिछले कुछ सालों पे इसके ऊपर भी फोकस कर रही है। इस कारण ये क्वेश्चन का रेलिवेंस इस तरीके से बनता है। गवर्नमेंट ने क्या किया है, रखी है सिविल सर्विसेज में कुछ लोगों की अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। सरकार ने 2 साल पहले ना लेटरल एंट्री की थी। ऐसे लोग जो 40-45 प्लस एज हैं, उन्हें सिविल सर्विसेज के टॉप एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे भर्ती किया था। वो इस चीज पे किया था कि वो अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, उन्हें सिविल सर्वेंट्स बनाया गया। तो यही चीज लॉन्ग टर्म में, मतलब तुमने सजेशन ये डायरेक्टली ना लिखते हुए ये एग्जांपल को इनडायरेक्टली तुमने, क्योंकि सिविल सर्विसेज का पेपर दे रहे हो, डायरेक्टली क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, ये जरूर लिख सकते हो कि ये सर्विसेज जनरलाइज नहीं, सॉरी जनरलाइज है, एक्सपर्टाइज नहीं है, ठीक है। उसके बाद इस चीज को कि डिपार्टमेंटल स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, ठीक है, लॉन्ग टर्म पोस्टिंग्स होनी चाहिए। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसी भी सिविल सर्वेंट के साथ है कि पोस्टिंग्स की कोई श्योरिटी नहीं है। तो कोई पर्सन कहीं पे कोई काम करना भी चाहता है, कई बार पॉलिटिकल मोटिव्स या किसी चीज के कारण उसे चेंज कर दिया जाता है, तो अल्टीमेटली वो डिस्करेज होके एक टाइम पे ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड में ही आ जाता है और काम करना ही छोड़ जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजों की इंस्टीट्यूशन में जरूरत है ताकि इकोनॉमिक आपका परफॉर्मेंस कंट्री की ओर बढ़ सके। अगर वो स्पेशलाइज्ड होंगे, उन्हें पता है इकोनॉमिक इंटरेस्ट कैसे क्या मैनेज करना है, कैसे होगा, अपने आप ज्यादा बेटर डिसीजन मेकिंग में और ज्यादा टाइम अगर वहां पर रहेंगे, मतलब ऐसे ऐसे और पॉइंट्स भी, ठीक है। ये भी गवर्नेंस का टॉपिक है। गवर्नेंस में पूरा चैप्टर आता होता है, चैप्टर ऑफ द सिविल सर्विसेज। उसमें क्या कहते हैं, सिविल सर्विसेज क्या है, क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव्स हैं, वो सारे के सारे चैप्टर उसके अंदर आएंगे, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद द इमर्जेंस ऑफ फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। देखो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन आ गया। फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है क्या, बहुत बड़ी करंट अफेयर में पढ़ा हमने, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। जहां पे क्या होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, सब कुछ इंटरनेट से, यानी कि फिजिकल मशीनरी एक दूसरे से इंटरेक्ट करती है ओवर द इंटरनेट, जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स। लॉन्ग टर्म में उसका यही विजन है। कुछ साल पहले ये क्वेश्चन, कुछ साल पहले ये क्वेश्चन आपके यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स का क्वेश्चन आ चुका है। वहां पे क्वेश्चन कैसे आया था, वहां पे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि लेट्स सपोज, मतलब ये कौन सी टेक्नोलॉजी है, उसमें ना आंसर एक वर्ड के, मतलब ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स 3 वर्ड का आंसर था नीचे, पर उसके लिए उन्होंने आधा पेज भरा हुआ था उसे समझाने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने पूरी एक्सप्लेनेशन कैसे दी थी कि लेट्स सपोज तुम सुबह 7 बजे का अलार्म लगाते हो, 7 बजे कर्टन्स अपने आप खुलते हैं, ठीक है, तुम्हारा गीजर अपने आप ऑन हो जाता है, हॉट वाटर तुम्हें 7 बजे अवेलेबल है, तुमने बात लेके निकले, तुम्हारे क्लोथ्स ऑलरेडी प्रेस होकर तुम्हारे पास तैयार पड़े हैं, तुमने क्लोथ्स जब ड्रेसअप हुए नीचे गए, तुम्हारे लिए कॉफी और टोस्ट तैयार होके टेबल पे पड़ा है, तुम कार में बैठे हो, तुमने डेस्टिनेशन भरी है, तुम जहां जाना चाहते हो वो कार तुम्हें अपने आप वहां लेके जा रही है। ये कौन सी टेक्नोलॉजी है, ये है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये है फ्यूचर। तो वही चीज को यहां पूछा गया है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो बार बार प्री मेंस आती रहती हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स दोबारा प्री में भी आ सकता है। ऐसी एक टेक्नोलॉजी है क्रिस्पर, जो जीनोम एडिटिंग की टेक्नोलॉजी है। क्रिस्पर आज 2 बारी मेंस में आ चुकी है, 2 बारी प्री में भी आ चुकी है, वो बार बार फिर से भी आ सकती है। ये ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो बहुत ही हॉट टॉपिक्स हैं, ये हर साल आती रहती है, और करंट अफेयर में भी तभी हमने साल में इतनी बारी पढ़ी और आगे भी पढ़ते रहेंगे। तो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, डिजिटल रेवोल्यूशन, हैज इनिशिएटेड ई गवर्नेंस एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो ई गवर्नेंस से कैसे लिंक हो रहा है, देखो अब तुम्हें कोई भी काम करना है, पहले की तरह सरकारी ऑफिस में जाकर लाइन में नहीं लगना। ये ई गवर्नेंस का क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया का क्वेश्चन है।
तुम्हें कहीं पे भी अब गवर्नमेंट ऑफिसेज में लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। टैक्स भरना है, टैक्स की वेबसाइट्स हैं, हर चीज फॉर्म अवेलेबल है, फॉर्म भरो, सबमिट करो, फी दो, दैट्स इट। तुम्हें कहीं पे भी अब जाने की फिजिकली जरूरत नहीं है। तो ये सरकार का मोटिव है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। तुम्हारे तक एक एंड यूजर तक सारी फैसिलिटीज पहुंचे थ्रू डिजिटल गवर्नेंस, ई गवर्नेंस। ठीक है, इसीलिए एप्स बनाई जाती हैं, सब कुछ बनाया जाता है सरकार के द्वारा कि वो चीजें तुम्हारे तक पहुंच सके। क्लियर है? तो इसीलिए ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। कोई डाउट इसमें? Critically examine the role of WHO in providing global health security during the कोविड-19 पेंडेमिक। अब ये आपके आईआर का क्वेश्चन है, WHO का रोल और ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो इनडायरेक्टली आपसे पूछे गए हैं। बेसिकली WHO बनाया ही इसलिए गया था कि वर्ल्ड लेवल पे हेल्थ केयर को कोऑर्डिनेट कर सके। उसकी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली बारे इसमें मेंशन करेंगे, ठीक है, उसके वैक्सीन डिलीवरी प्रोग्राम बारे रेफर करेंगे जो जगह जगह पे रेफर करता है, ठीक है। उसके बाद जो पेंडेमिक जैसे डिक्लेयर करता है और वार्निंग्स जारी करता है हर कंट्री को और मॉनिटरिंग करता है, वो सारी चीज़ों के पॉइंट्स इसमें आने हैं। तो बेसिकली हम जो WHO के ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे वही इस आंसर के सारे पॉइंट्स बनते हैं। जो WHO का काम है हर पॉइंट को बस एक्सप्लेन कर देना और आंसर बन जाता है। क्रिटिसाइज भी मतलब देखो वो बाय द एंड ये 150 वर्ड का आंसर है, तो बाय द एंड तुम ये चीज जरूर करोगे कि कहीं ना कहीं फेलियर जरूर होता है, ठीक है, इसे भी रिफॉर्म्स की जरूरत है। तो तुम इस चीज में पॉइंट करोगे कि WHO का जो एस्टैब्लिश सिस्टम है ये बहुत पुराना है, इट नीड्स मॉडर्न डे रिफॉर्म्स। तो वो तुम्हारे बाय कंक्लूजन आ जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास इतनी स्पेस ही नहीं होगी। 5 ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करोगे तुम्हारा आंसर पूरा, ठीक है। तो उतने में ही वर्ल्ड लिमिट पूरी हो जाती है। जितना ब्रॉड करोगे वर्ल्ड लिमिट से बाहर जाओगे। वर्ल्ड लिमिट एक चीज याद रखो, वर्ल्ड लिमिट के बाहर जाते हो तो अपने आप सबसे बड़ा इफेक्ट जो क्रिएट होता है वो होता है नेगेटिव मार्क्स अपने आप जुड़ जाते हैं। एग्जामिनर को जैसे ही लगेगा इसे क्रॉस किया है, वो पेज एग्जामिनर को देखने से पता चल जाता है कि वर्ल्ड लिमिट ज्यादा है, वो साथ के साथ ही मान लो कि तुम्हारे नंबर कट गए। यूपीएससी में पहले ही एक प्रिंसिपल है, किसी भी क्वेश्चन को जितने भी मार्क्स दिए गए हैं, जैसे ये 10 मार्क्स का है, एवरेज मार्क्स 5 ही मिलेंगे। सिर्फ एक्सेप्शनल क्वेश्चन होंगे जो 6 या 7 तक जाएंगे, दैट्स इट। तो तुम्हारा पहले ही मार्जिन 5 है, वर्ल्ड लिमिट के ऊपर गए 3 और कंटेंट थोड़ा सा कम हुआ 1, ठीक है। तो ये चीजें, क्योंकि तभी तो 50% वाला टॉपर होता है, रैंक 1 के नंबर ही 50% होते हैं, क्योंकि एवरेज मार्जिन सेट किया हुआ है। एग्जामिनर्स को अंदर इंस्ट्रक्शन होती है कि किसी को फालतू में नंबर नहीं बांटने, खींच के रखो नंबर जितने रख सकते हो। तो 5 ही मिनिमम, मतलब 5 एवरेज मेंटेन होकर चल रही होती है। जो अच्छा आंसर होगा वो 5 है, ठीक है, वो 5 है। एक्सेप्शनल आंसर 6-7 तक जाते हैं, 7 से ऊपर कोई नहीं जाता, ठीक है। तो ये 250 मार्क्स का पेपर एक्चुअली 50% मार्क्स तो एग्जामिनर की तरफ से पहले डिडक्टेड मानो, उसके बाद आती है कट ऑफ की बारी। तुम्हें बेसिकली देखो हर पेपर अगर क्लियर करना है, हर GS1 GS2 GS3 GS4 इन चारों में अगर तुम्हारे 110 प्लस मार्क्स आ रहे हैं ना, तुम्हारा पेपर तुम फाइनल लिस्ट में जरूर पहुंचो, ठीक है। इसमें 110 से प्लस सब में नंबर हो, एसए में जितने स्कोर कर सको और प्लस ऑप्शनल में जितने स्कोर कर सको, ठीक है, और बाद में इंटरव्यू। ये 3 चीजें डिटरमाइन करती हैं। मतलब यहां पे अगर एक्सेप्शनल नंबर आ गया, अगर तुम्हारे 120 भी क्रॉस कर गए तो तुम पहले 3 में होगे, ठीक है। पहले 10 का लगा लो, पहले 10 का डिफरेंस सिर्फ ये 4 पेपर डालते हैं, जिनके इसमें 120 135 तक जो रैंक 1 होता है ना, उसके कई पेपरों में, इनमें सारे पेपरों में नहीं, 2 को पेपरों में इनमें 135 तक भी पहुंचे होते हैं और बाकियों में 115 120 के आसपास होते हैं,
वो इसलिए रैंक 1 होता है। मार्जिन रैंक 1 और रैंक 2 में ही लगाओ, सिर्फ 2 नंबर का होता है, 1 या 2 नंबर का। तो एक्चुअली में उनमें टैलेंट में कोई फर्क नहीं है, एक के 1195 है तो दूसरे के 1194 है, तीसरे के 1193.5 होंगे, आधे आधे नंबर का भी फर्क होता है। तो सारे टॉपर्स हैं, पर वही फर्क आ गया, बस इतने ही से वो आंसर राइटिंग कर करके वो परफेक्शन आती ही आती है। क्या चीजें इग्नोर करनी है और क्या चीजें लिखनी है। अगर तुमने जो पूछा गया है वो नहीं लिखा और जो नहीं पूछा गया उससे आंसर भर दिया, दोनों चीजें मार्क्स नहीं दिलाएंगे। तुम्हें सिर्फ उस चीज को हिट करना है जो चीज पूछी गई है। क्वेश्चन में हमेशा हाईलाइट किया करो पूछा क्या गया है। कोविड-19 पेंडेमिक का रिस्पांस, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी और WHO का इसमें रोल, ये चीज कंक्लूजन तक ले जाएंगे। पहले WHO का ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी के रिगार्डिंग पूछा गया, ये आंसर करते करते एंड तक जाते हुए ये आएगा। ठीक है, क्लियर है, इसमें कोई डाउट? क्रिटिसाइज करने का बस एक आधा पॉइंट वहीं पे आ जाएगा कि एक तो इससे कोई दुनिया में पावर नहीं दी जाती एक्शन लेने की, अगर कहीं पे कुछ हो भी रहा है। चाइना ने जैसे एक्सेस ही नहीं दिया था, ये सारी डिपेंडेंट किस चीज पे थे, जो चाइना इंफॉर्मेशन दे रहा है वही ये दुनिया को दे रहे हैं। अगर ये खुद ग्राउंड लेवल पे देख पाते तो ये खुद ब खुद बता सकते। तो सबसे बड़ा WHO ने यही तो बोला कि हम कौन सा ग्राउंड लेवल पे देखते हैं। अब गई है WHO की टीम, जब साल हो गया उस चीज को, साल भी 2 साल, 19 में शुरू हुआ था ये कोविड-19, नवंबर के अराउंड पहली बार ये इमर्ज हुआ था आपके चाइना में। ठीक है, नेक्स्ट आज की डिस्कशन का आखिरी क्वेश्चन 10, आज 10 कल करवाऊंगा। इंडियन डायस्पोरा हैज अ डिसाइसिव रोल टू प्ले इन द पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी ऑफ अमेरिका एंड यूरोपियन कंट्रीज। देखो डायस्पोरा के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये IR का ही पार्ट बनेगा। डायस्पोरा होते कौन है? हाँ, प्रवासी, जो इंडियन ओरिजिन के लोग यूरोपियन या अमेरिकन कंट्रीज में जाके सेटल डाउन हो गए। क्वेश्चन दूसरी साइड, अभी ये क्वेश्चन पूछा गया है उनके लिए, अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज के लिए वो बहुत जरूरी है। कैसे जरूरी है वो उनके लिए? देखो यहां से सारी हाईली एजुकेटेड क्लास वहां पे माइग्रेट करके जाती है। ठीक है, हम अपनी अच्छा खासा पढ़ाते लिखाते हैं, IITs से पढ़ा के उसके बाद सारे बाहर चले जाते हैं, पर उनके लिए वो सारा का सारा ब्रेन गेन है। उन्हें सारा वेल नरिश्ड वेल ट्रेन्ड लोग उन्हें वहां पे मिल रहे हैं, वेल एजुकेटेड वेल ट्रेन्ड लोग उन्हें वहां पे मिल रहे हैं, तो उनकी वो डायरेक्टली जाके इकोनॉमी में ही कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। यही सारा कुछ ये आंसर में लिखना है। ठीक है, जैसे आपके कितने नासा के साइंटिस्ट इंडियंस हैं, आपके माइक्रोसॉफ्ट उसका जो CEO है वो इंडियन है, गूगल का CEO इंडियन है, एडोबी का CEO इंडियन है, जावा नहीं जावा कह दिया, और किसका था, 5-7 टॉप की ये सारी कंपनीज के CEO इंडियंस ही हैं। तो उनके लिए ये सारा डायस्पोरा। दूसरी साइड से इससे पहले क्या क्वेश्चन आए हुए हैं डायस्पोरा के, डायस्पोरा इंडिया के लिए क्या काम करता है, क्या रोल प्ले करता है, हमारे लिए डायस्पोरा क्यों जरूरी है। और दूसरा कभी क्वेश्चन आ जाए आगे, हम हमारी सरकार मोदी को क्या पड़ा है वहां जाके एक रैली होल्ड करने की, उन्होंने कौन सा वोट डालनी है। फिर देखो हम चाहते हैं कि वो हमारी कंट्री से कनेक्ट करें, उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ज्यादा इंटरेस्ट हमें है कि वो हमसे कनेक्ट करें। एक तो अगर वो इंडिया से जुड़े रहेंगे, वो इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन अपनी इंडिया बनाए, तो डॉलर में इन्वेस्टमेंट होगी इंडिया में, इंडिया की तरक्की होगी। ठीक है, अपनी इंडस्ट्रीज उन्हें लगानी है या कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, कुछ भी करना है, वो इंडिया को एज अ प्रेफर्ड डेस्टिनेशन रखेंगे। दूसरा, हमारे डायस्पोरा के साथ हम कनेक्टेड रहेंगे तो एक्चुअली हमारे देश की आवाज उसकी पॉलिटिक्स में गूंजती है। क्यों डोनाल्ड ट्रंप दिवाली मनाता है, उसे बोलना भी नहीं आता, पर तब भी दिया पकड़ के खड़ के हैप्पी दिवाली विश कर रहा होता था। ठीक है,
क्योंकि उसका वोट बैंक वहां पे है उस इंडियंस का। हाँ बिल्कुल, ठीक है। ये वो हमारे आईआर के रिलेशंस में हेल्प करते हैं, ये दूसरी साइड के हैं। तो डायस्पोरा बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है एक आईआर के क्वेश्चंस में, ये बहुत बारी क्वेश्चन आता होता है, ठीक है। तो डायस्पोरा बारे भी पढ़ेंगे, अगले हफ्ते से आपकी आईआर शुरू हुई है, ये सारे टॉपिक्स आ जाएंगे आपके, ठीक है। तो अब आप देख ही लोगे कहाँ पे क्या क्या आना है, ठीक है। ये था 50%, 250 वर्ड से कल डिस्कशन करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर।